हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी जेईई एंड एसएससी जेईई एंड ऑल स्टेट एजेई एग्जाम के लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन मशीन शुड हैव। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम किस मटेरियल का हम यूज करते हैं जिससे कि मशीन जो है कि प्रॉपर वर्क कर सके एंड उसकी जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम हो, एडी करंट लॉस कम हो और रेटेड फ्लक्स हमें प्रोड्यूस कर सके। तो हम जो है कि इसके लिए हाई परमिबिलिटी एंड हाई सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि अगर परमिबिलिटी किसी मटेरियल की हाई होगी तो लो नंबर ऑफ टर्न्स एंड लो करंट पे हमें रेटेड फ्लक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई परमिबिलिटी एंड हाई सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जैसे कि हम ट्रांसफार्मर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो कोर मटेरियल होता है, कोर होता है, वो हम किस मटेरियल से बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील, CrGO, हम इस मेटेरियल का बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मैकेनिकल रिवॉल्यूशन ऑफ द यूनिट। इस क्वेश्चन को समझना है हमें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि डीसी मोटर है और इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसका मैकेनिकल रिवॉल्यूशन होता है, मतलब कि रोटर रोटेट करता है। तो जैसे कि डीसी मोटर में क्या होता है, एक स्टेटर एंड रोटर, दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। डीसी मोटर में रोटर भी क्या होता है, वो करंट कैरिंग होता है। तो रोटर में क्या होता है, करंट फ्लो करेगा। रोटर में करंट फ्लो करता है तो इससे भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड स्टेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। इन दोनों के फ्लक्स से इन दोनों के इंट्रैक्शन से, इन दोनों फ्लक्स के इंट्रैक्शन से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उस टॉर्क की वजह से जो रोटर होता है वो रोटेट करता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? वो डीसी रोटर क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे कि जो डीसी मोटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन सा होता है? वो होता है ट्रैप। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इंटरप्ट को देखेंगे। द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा इसका होता है ट्रैप, फिर होता है RST 7.5, इसके बाद RST 6.5 एंड नेक्स्ट RST 5.5। ठीक है। एग्जाम में काफी आता है कि ऑप्शन जैसे इसमें अगर ट्रैप नहीं होता तो यहाँ पर होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट किसका हो जाता, फिर RST 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू स्विच वन ऑफ द सेवरल इनपुट लाइंस टू ए सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। ठीक है। इन चारों ऑप्शन जो है कि वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसमें से किसके इनपुट जो है कि नंबर ऑफ इनपुट होते हैं, सेवरल इनपुट होते हैं एंड उसका आउटपुट क्या होता है, वन होता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि 2 की पावर n इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होता है, वन होता है। वन मतलब एक सिंगल इनपुट लाइन। ठीक है। यहाँ पर जो है कि इनपुट y हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ये वन क्या है, ये एक सिंगल लाइन है, इसकी आउटपुट हम मान लिए y है। तो जो n है वो n क्या होता है, सेलेक्ट लाइन। अभी हम देखेंगे बनाकर इसको मल्टीप्लेक्सर को। जैसे कि एक मल्टीप्लेक्सर बना लिया हमने, इसको हम बोलते हैं मक्स। ठीक है। यहाँ पे एक आउटपुट हमने बताया कि एक सिंगल आउटपुट होता है y
और ये हमने तो बना दिया सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन कोई भी हो सकता है, हमने दो ऐसे ही बना दिया। हमने एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो 4 इनपुट है। अगर ये 4 इनपुट है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे कि ये 4 इनपुट है, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री। अगर 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n। तो सेलेक्ट लाइन क्या हो गया, 2 हो गया। ये सेलेक्ट लाइन है, दो हमारा क्या है, सेलेक्ट लाइन है। सेलेक्ट लाइन को हमने लिखा S1 S0। अब हमें अगर आउटपुट फाइंड करने हो तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, 4 इंटू 1 मंथ्स। अगर मुझे आउटपुट लिखना हो, आउटपुट का सीक्वेंस लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू पहले इनपुट आई नॉट इंटू S1 बार S0 बार प्लस, अब सेकंड क्या है, I1 है, I1 S1 बार S0। नेक्स्ट क्या है, प्लस I2 S1 S0 का बार प्लस I3 S1 S0। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। हम ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनपुट है वो नंबर ऑफ इनपुट है और आउटपुट क्या है, 1 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ द डिजाइन ऑफ इंडियन रेलवे लोकोमोटिव इज नोन एज WAM WAMA1, then in this the letter W indicates which of the following। यहाँ पे रेलवे लोकोमोटिव इज नोन एज WAM1। यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लेफ्ट फर्स्ट साइड होता है वो डिनोट करता है गेज। ये जो लेफ्ट फर्स्ट साइड है ये क्या डिनोट करता है, गेज। ठीक है, यहाँ पर जो है कि और भी लेटर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे W है, यहाँ पे Y भी होता है एंड Z भी होता है। ठीक है, W Y Z। तो यहाँ पर हम W को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, W कौन सा गेज होता है, ब्रॉड गेज। और जो Y, अगर यहाँ पे Y होता तो वो क्या होता है, मीटर गेज। एंड Z को हम बोलते हैं, सॉरी, जो Y होता है वो होता है ब्रॉड गेज। नहीं, W होता है ब्रॉड गेज एंड Y होता है मीटर गेज एंड Z होता है नैरो गेज। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर यहाँ पर Y होता तो हम बोलते द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन मीटर गेज। ठीक है, अगर Z होता तो हम कहते हैं द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन नैरो गेज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर इन रोटेटिंग मशीन इज ड्यू टू। रोटेटिंग मशीन में जो फेलियर होता है, जो फेल होता है, किस कंडीशन में होता है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कोर क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से फेल होता है, नहीं। वाइंडिंग लेयर बाय लेयर, अगर मशीन में जो वाइंडिंग है वो लेयर बाय लेयर की गई है तो क्या इसकी वजह से फेल होगा, नहीं, क्योंकि उसके बीच में तो इंसुलेशन होता है। ठीक है, इंक्रीज इन इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी अगर इंक्रीज होती है तो क्या वो इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा, नहीं। यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो है कि स्टेटर वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर। अगर इंसुलेशन अगर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वाइंडिंग क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल फेलियर की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। और जो इंसुलेशन वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज दे देंगे तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, होने के चांस होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ड्राइंग शोज हाउ द कंपोनेंट्स आर एडेड टू देयर प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे कौन से है, लेआउट असेंबली, जनरल असेंबली, वर्किंग ड्राइंग असेंबली, डिजाइन असेंबली। ये किस ड्राइंग में जो है कि हाउ द कंपोनेंट्स आर एडेड टू देयर प्रोपोर्शन, तो ये होता है लेआउट असेंबली में।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल जेई में ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे से आते हैं। और भी चीजें हैं जो कि यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेराइड कोर आर यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज। देखिए जो फेराइड कोर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। क्यों हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो इससे क्या होगा कि जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, ई क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर हाई नहीं होता, अगर इस फेराइड कोर को अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं तो इसमें एडी करंट लॉस काफी ज्यादा होता है, बट ये हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो इज। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर ये बाई डायरेक्शनल होता है, टर्बाइन फ्लो मीटर ये यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेजर करता है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर और कोलरियस मास फ्लो मीटर ये तीनों जो है बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ n greater than 2 nodes has at most one branch directly connecting any pair of nodes, the graph of the network तो must have at least n branch for one or more closed path to exist, can have unlimited unlimited number of branch, can only have at most n branch, can have minimum number of branch not decided by n। क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मस्ट हैव एट लीस्ट एन ब्रांच, एट लीस्ट एन ब्रांच फॉर वन और मोर क्लोज्ड पाथ टू एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द रीडिंग ऑफ पीएच मीटर चेंज फ्रॉम 5 to 7 द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज। सबसे पहले हम पीएच की समझेंगे कि पीएच की रेंज कितनी होती है, 0 to 14। ठीक है, 0 to 14। अब यहाँ पे जो 7 होता है वो क्या होगा कि न्यूट्रल। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अप टू 7 क्या होता है, वो एसिड होता है, एसिड। एंड ग्रेटर देन 7 वो क्या होता है, बेसिक, बेस। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 5 to 7 अगर हम जाते हैं तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, बेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में दो आयन होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में दो आयन होते हैं, वो क्या होता है, H+ एंड OH-। जिस सॉल्यूशन में H+ ज्यादा होंगे वो क्या होगा, एसिड होगा, एंड जिस सॉल्यूशन में OH- ज्यादा होंगे वो बेस होगा। अब अगर हम 5 to 7 की तरफ अगर हम जाते हैं तो H+ क्या होगा, वो कम होगा, एंड OH क्या होगा, OH- ज्यादा होगा। अब यहाँ पर पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, पीएच स्केल क्या होता है, एक लॉगरिथम होता है, और उसमें क्या होता है कि अगर 7 से कम, अगर 7 से कम किसी भी वैल्यू से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं तो जो उसकी एसिड होती है वो 10 टाइम्स क्या होता है, मोर होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से देखें कि अगर मान लीजिए 4 पीएच वैल्यू 4 है,
एंड नेक्स्ट पीएच वैल्यू 5 है एंड नेक्स्ट पीएच वैल्यू क्या है 6 है। हमने ये कहा कि जो 4 है, जो पीएच वैल्यू 4 है वो 5 से 10 टाइम्स ज्यादा है एसिड में, एंड जो 5 है वो 10 टाइम्स ज्यादा है पीएच वैल्यू 6 से। तो जो 4 है वो 6 से कितने वैल्यू ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा हो गया, 100 टाइम्स ज्यादा हो गया। 100 टाइम्स ज्यादा का मतलब क्या है कि जो 4 है वो 100 टाइम्स H प्लस एसिडिक मामले में ज्यादा है 6 से। तो यहां पर क्वेश्चन आप देखिए कि 5 to 7 जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या है कि वो कम होगा, डिक्रीज 100 टाइम्स। अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे हम, 100 टाइम्स कम हुआ। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो हम कहेंगे 100 पॉइंट ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर क्या है, 5 to 7 जा रहे हैं तो डिक्रीज 100 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर कंडीशन इन डस्टी डर्टी कोर्सिव एटमॉस्फेयर विथ इंस्टेंट शॉक एंड वाइब्रेशन। इन सारी कंडीशन में सिर्फ एक जो है कि सिस्टम है जो कि काफी रिलायबल होता है, कैपेबल होता है, वो होता है पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। अगर हम इस सर्किट को हम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि दो करंट सोर्स है 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, एंड हमें फाइंड करना है आई। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन जो करंट सोर्स है इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे दोनों को। अगर हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा इसका 25 वोल्ट, एंड इसका क्या वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट। और जो इसका रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। करंट सोर्स में अगर ये 5 ओम है तो वोल्टेज सोर्स में भी अगर 5 ओम होगा, लेकिन करंट सोर्स में अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज सोर्स में वो सीरीज में कनेक्ट होगा। तो अब हम नेक्स्ट एक सर्किट बनाते हैं। यहां पर क्या हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, एंड करंट सोर्स के डायरेक्शन से हम वोल्टेज की पोलैरिटी को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे करंट जो है कि वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे इसका जो पोलैरिटी हो जाएगा इस तरह की, करंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स के जो पॉजिटिव पोलैरिटी है उससे करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिए एंड वोल्टेज सोर्स की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो क्या होगी ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, ये 8 वोल्ट है और ये है 4 ओम, एंड ये 5 ओम, और ये क्या है 25 वोल्ट, और ये 15 ओम, और इसमें करंट का डायरेक्शन गिवन है, आई करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। अगर हम केवीएल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 प्लस 5i प्लस 15i प्लस 4i माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -25 -28 तो कितना हो गया 33 हो गया। अब 15 प्लस 5 एंड 4 हो गया 24 आई इक्वल टू कितना हो गया माइनस, और यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, ये हो गया 33। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 33/24। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक मिस्टेक हो गई है तो इसको हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले करंट सोर्स के क्रॉस पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -25 माइनस 5i माइनस 15i माइनस 4i माइनस 8 इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 माइनस 33/24। तो i इक्वल टू क्या हो गया -1.375 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर जैसे हमने पोलैरिटी सबसे पहले मार्क करते हैं तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम पोलैरिटी लेते हैं करंट के डायरेक्शन का,
तो हम सभी एलिमेंट का नेक्स्ट पोलरिटी ही लेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमने माइनस लिया तो यहाँ पर भी माइनस, सबकी माइनस सेकंड पोलरिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। कार्बन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोल, चारकोल, प्रॉपर्ली सेपरेटेड कार्बन ब्लैक पेपर एस। तो क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट एंड क्ले का कंपोजिशन होता है, ठीक है। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस में ग्रेफाइट एंड क्ले का कंपोजिशन होता है एंड प्रॉपर्ली सेपरेट होता है कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन डेटा वेयर कन्वर्जन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये क्या है, डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। हमें यहाँ पर R1 R2 R3 फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि R1 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं समझने के लिए सर्किट। आपकी देखिए ऐसे है, जो स्टार कनेक्शन है वो क्या है, इस तरह R1 R2 R3। यहाँ पर आप देखिए R1 को क्या फाइंड करते हैं, R1 इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टू स्टार करना है। तो R1 क्या हो गया, 4 इन रेजिस्टेंस के दोनों साइड में 4 इंटू 2 अपॉन सभी का सम क्या हो जाएगा 9, 4 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो गया 9। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 अपॉन 9 ओम। इसी तरह R2 कैसे लेंगे, R2 ये है, तो इन दोनों के साइड में कौन सा 2 एंड 3 क्या हो गया 6 अपॉन 9 ओ। R3 क्या हो जाएगा, R3 ये देखिए 4 ओम एंड 3 ओम, तो क्या होगा 12 अपॉन 9 ओम। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये 100 वाट लाइट बल्ब बर्न्स ऑन एवरेज ऑफ 10 आवर्स वन डे, ठीक है, वन डे फॉर 1 वीक, द वीकली कंजप्शन ऑफ एनर्जी विल बी यूनिट्स। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक दिन में अगर 10 आवर अगर 100 वाट का बल्ब बर्न हो रहा है तो एक वीक में कितने यूनिट जो है कि कंज्यूम करेगा। तो देखिए क्या होता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इंटू पावर हमारा कितना गिवन है 100 इंटू एक दिन में कितना चल रहा है 10 आवर, तो कितने दिन का हमें लेना है 7, एक वीक में 7 डे होता है। अब जो अगर मुझे यूनिट में चेंज करना है तो वो क्या होता है किलो वाट आवर होता है। ये अभी जो पावर है वो वाट में दिया हुआ है, तो अगर मुझे किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या आ जाएगा 7 यूनिट। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली। करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है I इक्वल टू सी dV अपॉन dt, ठीक है। सडन चेंज नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली, तो स्टेटमेंट एक करेक्ट है। करंट थ्रू ए कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली, ये क्या है रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट है वो इंडक्टर के लिए है। ये क्या है रॉन्ग, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है कैपेसिटेंस के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय करंट सोर्स, ठीक है। इसका पावर हमें फाइंड करना है। तो पावर क्या होता है V इंटू आई। करंट तो हमें पता है 2 एम्पियर में, वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वोल्टेज V है और यहाँ पर हमें पता है कि वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, लेकिन यहाँ का वोल्टेज हमें अभी पता नहीं, यहाँ मान लेते हैं V1। तो V1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो बाहरी लूप है इसमें हम KVL अप्लाई कर देते हैं, उससे हमें क्या होगा V1 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे जो V1 है ये इसके क्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस V1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मान लीजिए V1 है इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 वोल्ट। अब हम इस नोड पे हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा V माइनस 1/1 माइनस 2 प्लस V माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे V1 क्या 0 है, अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 हम अगर लेते हैं एलसीएम तो हो जाएगा V माइनस 1 माइनस 2 प्लस V इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2V इक्वल टू 3। तो V इक्वल टू क्या होगा 3/2 वोल्ट। हमने आपसे देखा कि पावर फाइंड करना है, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, क्या हो गया 3/2 इंटू 2 बराबर 3 वॉट। क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द सर्किट शोन बिलो फिगर बिलो द करंट थ्रू 28 ओम रेजिस्टेंस विल बी। यहाँ पे अगर हमें 28 ओम में रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं तो करंट फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। अब हमने आपसे बताया कि जब इस तरह के सर्किट हो तो आप सबसे पहले तुरंत जो है कि इसको एक जो है कि लूप बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 10 एम्पियर एंड 4 ओम को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो 4 ओम एंड 40 वोल्ट। 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जिस ब्रांच में करंट फाइंड करना होता है उस ब्रांच से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है 8 इंटू 5 तो क्या हो गया 40, बट रेजिस्टेंस हमारा सेम होगा। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइनस प्लस, ये हो गया 40 वोल्ट और ये क्या है 8 ओम और ये 28 ओम। अब यहाँ पे हम करंट मान लिए आई, तो केवीएल अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 40 माइनस 4i माइनस 28i माइनस 8i प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये देखिए तो क्या हो गया 4 28 8, तो यहाँ पर हो गया 40i इक्वल टू 80, y इक्वल टू क्या हो गया 2 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायर बाउंड रेजिस्टर आर अनसुटेबल फॉर यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ टन्स, एक कॉइल होता है उसमें नंबर ऑफ टन्स होते हैं, ठीक है। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि अनवांटेड, इट दे एक्सबीट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे एग्जाम के लिए। ये हमें फाइंड आरएबी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि 1 ओम एंड 1 ओम क्या है सीरीज में कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया 2 ओम हो गया। और इसके बाद आप ये देखिए कि 3 ओम एंड 6 ओम, ये 3 ओम एंड 6 ओम ये भी तो इसी नोड से कनेक्ट है, ये भी पैरेलल में है, तो ये क्या हो गया 2 ओम हो गया। 3 एंड 6 ओम को आप देखिए, 3 एंड 6 ओम को देखना है बस, 2 ओम हो गया। एंड 2 ओम क्या है 2 ओम एंड 2 ओम क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट है, तो ओवरऑल कितना हो गया 1 ओम। इस नोड पे देख रहे हैं 1 ओम। अब 1 ओम एंड 2 ओम क्या है सीरीज में कनेक्ट है, तो कितना हो गया 3 ओम हो गया। याद रखिए 3 ओम। अभी हम बताएंगे आपको कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 3 ओम एंड 6 ओम इस नोड से कनेक्ट है और ये दोनों क्या पैरेलल में है, तो इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 ओम।
अब ओवरऑल अब हम फाइंड करते हैं। देखिए 1 ओम, यहाँ पे हो गया 2 ओम, ये है 0.8 ओम और ये है 3 ओम। यहाँ पे फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। 2 ओम एंड 3 ओम कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो हो जाएगा 2 इंटू 3/6। तो ये हो गया 2 इंटू 3, ये 5 होगा ना। 2 इंटू 3/2 प्लस 5 5 हो गया 6/5। तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि 1 ओम 6/5 ओम 0.8 क्या सीरीज में है, तो 6/5 ये क्या हो जाता है 0.1.2। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 ओम आर इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 लैम्प्स 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट एसी सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है कि दो बल्ब है और एक बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वाट है एंड सेकंड बल्ब की जो रेटिंग है वो 40 वाट है और वो दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट है। हम सर्किट भी बना देते हैं। ये हम मानते हैं P1, ये है P2। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। सीरीज में करंट क्या होता है कि सभी एलिमेंट के अक्रॉस सेम होता है, ठीक है। अब हम अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें, बल्ब 1 की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होता है P1 इक्वल टू V² एंड P2 इक्वल टू V² ठीक है। जिसका करंट तो सेम है, ठीक है, करंट सेम है। अब जिसका पावर ज्यादा होगा, उसका क्या होगा करंट कम होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जिसका सीरीज कनेक्शन में जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा तो V इक्वल टू आई इंटू आर से क्या होगा, करंट तो सेम है दोनों बल्ब में, आर जिसका ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो क्या हो गया 40 वाट लैम्प बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अगर यही क्वेश्चन अगर पैरेलल के लिए होता तो उसमें जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है, जिसकी वाटेज रेटिंग ज्यादा होती है वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 1 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स लोड लाइन V प्लस आई इक्वल टू 100, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टर। देखिए ये क्या है कि V प्लस आई इक्वल टू, ये हमें कंडीशन दे दिया है और ये सर्किट है। यहाँ पे आप KVL अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया V माइनस आई 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया V इक्वल टू आई। अब हमें करंट फाइंड करने हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है सेकंड V प्लस आई इक्वल टू 100। तो V को अगर हम आई पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा I प्लस आई। तो I इक्वल टू क्या हो गया 50 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि two heater A and B are connected in parallel across supply voltage V. Heater A produce 500 kilocalorie in 20 minutes and जो B है produce 100 kilocalorie in 10 minutes. The resistance of A is 10 ohm. The resistance B is, ठीक है। रेजिस्टेंस A की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, रेजिस्टेंस B हमें फाइंड करने हैं। H इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी, और P इक्वल टू क्या होता है V² पर R इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि जो बल्ब A है वो 20 मिनट में
500 किलो कैलोरी जो है कि प्रोड्यूस कर रहा है, कल बी जो है कि 10 मिनट, तो इसको भी हम 20 मिनट कर देते हैं। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 200 किलो कैलोरी। तो अगर हम दोनों टाइम इसलिए सेम किए कि दोनों टाइम अगर सेम हो जाएगा तो हमें बड़ा सॉल्व करना बहुत इजी होगा। तो देखिए दोनों में क्या है कि वो टाइम सेम है, तो टाइम को हम हटा देंगे। वोल्टेज भी सेम है तो उसको भी हम, टाइम सेम वोल्टेज सेम का मतलब दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो H2 अपॉन H1 इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करने हैं, रेशियो ऑफ R2 फाइंड करने हैं, R1 का टेरो गिवन है। तो क्या हो गया कि, तो R2 क्या हो गया, R2 इक्वल टू H1 R1 अपॉन H2। तो H1 कितना है 500, H2 कितना हो गया 2000 इंटू R1 कितना है 10। तो R2 क्या हो गया 2.5 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर इन द गिवन फिगर इज 4500 माइक्रोकूलम। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड। तो देखिए क्या होता है कि E इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट V। यहां पर हमें जो है कैपेसिटेंस फाइंड करने हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, और सीरीज में अगर कैपेसिटर अगर ऐड है तो उसमें जो फ्लो होने वाली जो चार्ज है वो सभी कैपेसिटर के क्रॉस सेम होगी। ठीक है, तो जो C इक्विवेलेंट जो हमारी चार्ज दिया हुआ है वो कितना है 4500 माइक्रो अपॉन वोल्टेज कितना है 230, नहीं वोल्टेज 135। तो इसको हम फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 33.33 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है क्यू, और सभी में क्यूज क्या होगा सेम होगा, तो क्यू इक्वल टू होता है सी इक्वलेंट अपॉन वी। जो वी है यहाँ पे, जो वी है वो क्या होगा सोर्स वोल्टेज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सारे जो इतने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराए वो सारे जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।